students, welcome to UCR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your places. Okay, now we are going to start our chapter Sangwad for Political Science class 10 continuously. Okay, कल हमने पढ़ा था भारत की संघीय और एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। आज हमारा टॉपिक होगा भारत में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि राज्य का निर्माण जब हुआ उसके विषय में संघीय परीक्षण किस तरह से सफल हो पाया, कि केंद्र सरकारों से राज्य सरकारों को कुछ शक्तियां दी गई, तो क्या वो सफलता के रूप में दी गई, क्या वो सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया और किस तरह से उनके बंटवारे को किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संघ व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था है, वो हमारे भारत में भी लागू है। और जो भारतीय संघ है ये संघवाद की व्यवस्था पर ही आधारित है। संविधान के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। कौन सा? संघ राज्य। ठीक है, मूल रूप से हमारे संविधान में दो तरह की सरकारों का उल्लेख मिलता है। कौन सी? एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। जब भी हम संवैधानिक निर्णयों को देखेंगे तो 1992 में त्रिस्तरीय सिद्धांत को अपनाया गया। उससे पहले भारत में केवल दो प्रकार की सरकारें हैं। कौन सी? एक केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार। उसके पश्चात तीसरे स्तर की सरकार 1992 अर्थात 1992 में तीसरे स्तर की सरकार को जोड़ा गया। पहली केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी हुई स्थानीय सरकार, जिसे हम थर्ड लेवल की लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो इन सरकारों के जब रूपों को परिवर्तित किया गया, केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर राज्य सरकार को, राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी गई, तो इनकी जो काम थी, जो शक्तियां थी, जो अधिकार थे, उन्हें तीन सूचियों में वर्गीकृत किया गया। तीन सूचियां बनाई गई उसकी। पहली संघ सूची, जिसे हम राष्ट्रीय सूची भी कहते हैं या केंद्रीय सूची भी कहते हैं। उसमें संघ सूची से संबंधित, संघ से पूरे राष्ट्र से संबंधित जितने भी मामले थे वो रखे गए। दूसरी आपकी आती है राज्य सूची, उसमें पूरे राज्य से संबंधित मामलों को रखा गया। और तीसरी आपकी आती है ये समवर्ती सूची, जिसमें दोनों से संबंधित विषयों को रखा गया। ठीक है, चौथी आती है आपकी बाकी बचे विषयों की सूची, ये भी अब शामिल की गई है। जिस तरह से हमारे तीन गवर्नमेंट है, कौन कौन सी? केंद्र, राज्य और स्थानीय। इसी तरह से इनके अधिकार शक्तियों को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया, तीन सूचियों में। पहली सूची संघ सूची, जिसे राष्ट्रीय सूची, केंद्रीय सूची भी कहा जाता है। इसमें 97 विषय रखे गए। देखिए कौन कौन से? प्रतिरक्षा, आपस में एक से दूसरे देश की रक्षा के काम, अपने एक से राज्य की या देश दूसरे विदेशी हमलों से किस तरह से रक्षा की जा सके, ऐसे विषय। विदेशी मामले कि किस तरह से सीमाओं से बाहर के काम है, विदेशों में आने जाने के काम है, विदेशी से संबंधित जो भी मामले थे वो विदेशों में रखे गए। बैंकिंग, एक से दूसरे देश तक भी इनका जो नेटवर्क है वो चलता रहता है। यातायात है, संचार है, मुद्राएं हैं, तो ये ऐसे विषय जो एक देश में नहीं रह सकते थे, एक से दूसरे देश में इनका आना जाना होता ही है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय सूची में रखा गया है। ये राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय सूची के मामले हैं, तो इन्हें इस तरह से इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी केवल राष्ट्रीय सरकार को है, केंद्रीय सरकार को है। ऐसे 97 विषय हैं। आपको मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, राष्ट्रीय पहलुओं से संबंधित जो भी विषय हैं वो इसमें आते हैं। और इस पर जो भी कानून बनाएगी कोई और सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, केवल राष्ट्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के अधीन ये मामले आते हैं। इस पर कानून बनाने का, उन्हें संशोधित करने का सब जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। उसके पश्चात आती है हमारी दूसरे नंबर की सूची, जिसे हम कहते हैं राज्य सूची। ठीक है, पहली सूची का नाम संघ सूची, केंद्रीय सूची या राष्ट्रीय सूची। सेकंड नंबर की सूची होती है, सूची का मतलब है आपकी ऐसी कोई लिस्ट, कोई किताब जिसमें हम अपने विषयों से संबंधित मामलों को लिखते हैं, उनसे संबंधित कानूनों को लिख के छोड़ते हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं, उसमें 97 थे, उससे कुछ कम विषय यहाँ दे दिए गए। कौन कौन से विषय हैं देखिए। आप इस राज्य सूची में पुलिस,
कृषि, वाणिज्य, व्यापार आदि सम्मिलित है। उससे अलग देखो, देश की रक्षा का मामला, उसमें प्रतिरक्षा का काम, दूसरे देशों से रक्षा काम। राज्य सूची में अपनी रक्षा काम, इसलिए इसमें पुलिस रखी गई। उसमें व्यापार, वाणिज्य और संचार रखा गया, इसमें कृषि भी है और वाणिज्य भी है, व्यापार भी है, इसमें ऐसे विषयों को शामिल किया गया है। इनमें केवल 66 विषय रखे गए और इस पर अधिकार बनाने का अधिकार जो है, इस पर कानून बनाने का, वो केवल राज्य सरकारों को है। देखिए, सबके कामों का अलग अलग बांट दिया। केंद्र सूची केंद्र सरकार के अधीन कर दी, उससे संबंधित मसलों पर केवल केंद्र का, राष्ट्रीय सरकार का हक होगा कानून बनाने का, कानून व्यवस्था को लागू करने का। जहाँ राज्य सूची है, इस पर कानून बनाने का, कानून व्यवस्था को लागू करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होगा। इसमें पुलिस, कृषि, व्यापार, वाणिज्य आदि विषय सम्मिलित है। 66 ऐसे विषय हैं, इस तरह के 66 विषयों को डाला गया है। और उसके पश्चात आती है तीसरी सूची, जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। इसमें 47 विषय, देखिए पहले 97, फिर 66, फिर 47। इसमें 47 विषय हैं। शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, व्यापारिक संघ आदि विषय सारे इसमें आते हैं। ये इस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, समवर्ती सूची पर। राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकारें भी, दोनों कोई साझी सूची होती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो भी अधिकारी या कानून बनाएंगे, अगर किसी मसले को लेकर दोनों में विवाद हो जाता है, विचार नहीं मिलते हैं, दोनों में संघर्ष छिड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की नहीं चलेगी, कानून चलेगा केंद्रीय सरकार के हिसाब से। केंद्रीय सरकार के आदेशों का पालन करना पड़ेगा, फिर राज्य सरकार को भी और समवर्ती सूची में जो भी विषय है उनको भी। इस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, अगर दोनों को सहमत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कहीं असहमति प्रकट होती है, कहीं विचार नहीं मिलते, संघर्ष हो जाता है, वाद विवाद चलता है, तो फिर सर्वोपरि जो आदेश होगा वो केंद्र सरकार का होगा। विवाद की स्थिति में आपको इतना ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार की ही आदेश का अवमानना होगी। उसके पश्चात संघीय व्यवस्था का जो सबसे बड़ा जो विशेषता है, जो मैंने आपको पहले भी इसकी संघीय व्यवस्था के ढांचे की विशेषता में बताया, आज मैं फिर बताने जा रही हूँ कि सरकार का कोई भी एक स्तर अकेले किसी भी नियम के, किसी भी प्रावधान को बदल नहीं सकता। एक अकेले स्तर की सरकार किसी भी नियम को नहीं बदल सकती है। जैसे कि राज्य सरकार है, इसके ऊपर कोई भी कानून है, ये बदलना चाहे नहीं बदल सकती, क्योंकि इसे केंद्र सरकार की नॉलेज में उतारने पड़ेंगे। दोनों की सहमति होगी तब ही बदला जाएगा, नहीं तो वो नहीं बदला जाएगा। दूसरी शर्त इस पर क्या लागू होती है कि हमारी जो संसद है उसकी 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों से अगर हम किसी संशोधन को परिवर्तित करना चाहते हैं तो वो दोनों सदनों से 2/3 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 2/3 का मतलब मान लो 100 लोग बैठे हैं, तो वहां पर 50 से ऊपर हो जो लोग हैं वो सहमति दें, 60 हो, 63 हो, 75 हो, 70 हो। अब वो आधे से ज्यादा संख्या एक तरफ होनी चाहिए, तब वो आदेश बनेगा और माना जाएगा। या फिर कुल जो भी राज्य हैं उनकी आधी संख्या, विधानसभा आधे से ज्यादा, कुल राज्यों की कम से कम आधी संख्या के विधानसभाओं द्वारा वो मनोनीत होना चाहिए, वो संशोधित होना चाहिए, तब वो संघीय व्यवस्था का ढांचा कहलाता है। तब ये संघीय व्यवस्था की विशेषता में आता है। किसी भी नियम को परिवर्तित करना हो, संशोधन करना हो, तो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से वो पास हो, या फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के बहुमत से वो पास हो, तब उसमें संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ये हर जगह पर संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, आपको अब समझ आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि संघवाद में सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, तो शक्तियों का विभाजन अलग अलग सूचियों के हिसाब से कर दिया गया। 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और चौथी सूची है बाकी बच्चों की सूची। बाकी बच्चे जो विषय भी आते हैं, आजकल नए नए विषय जुड़ जाते हैं, आजकल मॉडर्न टाइम है, कई चीजों को जोड़ना भी पड़ता है, तो सबको ना हिलाया जाए, इसलिए एक चौथे विषय की सूची को लागू कर दिया गया, जिसे हम बाकी बचे विषयों की सूची कहते हैं। उसमें सारे और अन्य जो इतने भी विषय हैं उनको रखा गया, और उसमें भी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकारें आपस में सहमति से विचार विमर्श के बाद उन पर कानून बनाती हैं। अगर विवाद हो जाता है तो वो फिर कानून के आदेशों की अवमानना कौन सा करेगा? केंद्रीय सरकार। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम इससे आगे के टॉपिक पर प्रकाश डालते हुए आपसे मिलेंगे। जितना भी है आपको लिखना भी है, याद भी करना है, डेली का
ठीक है, आपके टेस्ट भी होंगे आगे इसी तरह से आपकी कंटिन्यू लैंग्वेज। ओके, एक बार दोबारा से फिर से रिपीट करती हूँ मैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा से बता रही हूँ कि भारत में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होता है। 3 सरकारें हैं, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें और आपकी त्रिस्तरीय, कौन सी, तीसरे स्तर की सरकार, स्थानीय सरकार, जिसे हम ग्राम पंचायत भी कहते हैं, नगर पालिकाएं भी कहते हैं। गांव में ग्रामीण पंचायतें और नगरों में नगर पालिकाएं, इनका वहीं के वार्ड के लोगों से चुनाव होता है, इसे स्थानीय सरकार कहा जाता है। पहले हमारे संविधान में केवल 2 सरकारों का वर्णन था, केंद्र सरकारों का और राज्य सरकारों का, लेकिन 1992 में जो संवैधानिक प्रावधान हुआ उसमें तीसरे स्तर की, 3rd लेवल की गवर्नमेंट को जोड़ा गया, जिसे हम स्थानीय स्वशासन की इकाई बोलते हैं, जिसे हम ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं की सरकार बोलते हैं। ये क्यों किया गया? क्योंकि काम का बोझ केंद्र सरकार पर ज्यादा था, उससे लेकर राज्य सरकारों को दे दिया गया, कुछ शक्तियां राज्य सरकारों से लेकर तीसरी सरकार को दे दी गई, जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। इस तरह इनके काम के बोझ को थोड़ा थोड़ा हल्का कर दिया गया। उसके पश्चात हल्का कैसे किया गया? इनके जो अधिकार थे, इनकी जो सूचियां थी, उनको 3 पार्ट्स में रखा गया और एक चौथा विषय समवर्ती सूची के अलावा बाकी बचे विषयों की सूची में जोड़ दिया गया। पहली सूची संघ सूची, इसमें 97 विषय हैं जो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, राष्ट्रीय मुद्रा, इस तरह के राष्ट्र से संबंधित मामले हैं। इस पर केवल केंद्र सरकारें ही कानून बना सकती हैं। दूसरा राज्य सूची, इसमें 66 विषय हैं, इनमें राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं और इसमें कृषि, पुलिस, व्यापार आदि से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित मसले हैं। इन पर राज्य सरकारों को ही कानून बनाने की सहमति है, क्योंकि केंद्र सरकार ना इसके मामले में हस्तक्षेप कर सकती है और राज्य सरकार ना केंद्र के मामले में, सबकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। उसके पश्चात समवर्ती सूची, इसमें आए 47 विषय, जैसे शिक्षा, वन विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार, व्यापारिक संघ आदि। इसमें दोनों स्तर की सरकारों की सेम पावर है, केंद्र सरकार की भी, राज्य सरकार की भी, दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है, विचार कहीं नहीं मिलते हैं, टकराव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सबसे बड़ी सरकार है, फिर उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में सभी के बराबर चलती है, लेकिन कभी किसी मुद्दे को लेकर बहस हो जाए तो जो बड़ा आदमी फैसला करता है सभी को वो मान्य होता है। तो इसी तरह से केंद्र सरकारों को। उसके पश्चात आती है हमारी तीसरी सूची, समवर्ती सूची, जिसमें सभी विषय पर कानून बना सकती हैं और दोनों सरकारों की बिल्कुल चल सकती है। चौथी है समवर्ती सूची, जो बाकी बच गए विषय हैं जो रोज नए नए जुड़ते हैं, वो सब समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। एक संघीय व्यवस्था का सबसे प्रमुख जो प्रावधान है वो कि किसी एक स्तर की सरकार कभी भी संवैधानिक प्रावधान को चेंज नहीं कर सकती है, उसके लिए दोनों सरकारों की सेम महत्ता होगी। तीसरी, उसमें अगर बदलाव भी करना पड़ता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 लोगों से बहुमत से वो पास हो, या कम से कम विधानमंडल के, विधानसभा के आधे से ज्यादा राज्यों की उसमें सहमति हो विधानसभाओं की, तब वो जाकर कोई भी संशोधन है वो परिवर्तित होगा, पास होगा। इस तरह से आज हमने अपने टॉपिक को क्लियर कर लिया है। इससे अगले टॉपिक के लिए हम आपसे कल मिलते हैं। इसको लिख लेना, आज का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने आज एक ही कराया। इसी को आपको ध्यान से करना है, अच्छी तरह से लिखना है और याद करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।